तो सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर जो है वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान का हमेशा से उसके ऊपर जो है में डिस्प्यूटेड नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। आरजू काजमी जी, सर 1947 के अंदर राजा हरि सिंह ने सक्सेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद आपने कबीलाई सैनिक गलती से भेजे, उसके बाद हमारी उस वक्त की सरकारों की गलती के कारण कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो आज भी हमारा है। और 307 को हटाते हुए धारा 370 को खत्म करते हुए भारत ने इस बात का रिजॉल्व एक बार पार्लियामेंट में फिर किया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमारा झंडा फहराएगा, और यही हालत अक्षय चीन की होगी। और सर मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी। बिल्कुल जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और अभी तक उसके ऊपर इसी वजह से झगड़ा चल रहा है। दूसरा, चाइना की जो आप बात कर रहे हैं कि आपने चाइना के इतने फौजी मारे हैं, वो आपका दावा है। चाइना ये बात नहीं मान रहा है, ना ही चाइना अपने लोगों के मरने की बात कभी मानता है यार? क्यों? आपको पत्रकार है, बता दीजिए, चाइना अपने देश के बारे में कुछ बताता है? चाइना ने आज तक बताया कि कोरोना से कितने लोग मारे गए? आप भी खुद पत्रकार है ना, पत्रकार टू पत्रकार बात करिए। चाइना ने कभी माना है कि उसके देश में ये गड़बड़ी हो गई? लेकिन चाइना एक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है, और मुझे भगवान बचाए पाकिस्तान को जो उसका पिछलग्गू उसकी कॉलोनी बन के चला हुआ है। और सर आप खूब घुमाऊं चाइना में, मैं खूब घुमाऊं पाकिस्तान में। चले हम तो कॉलोनी बकौला पे हम तो कॉलोनी बन गए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाइना ने आपके इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बचाने के लिए आप लोग चाइना को कुछ नहीं कह रहे। आपके यहाँ से आपके अपने पॉलिटिशियन जो है वो नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे देश के आम आदमी को भी प्रधानमंत्री अगर उसके मन की ना कर रहा हो, क्रिटिसाइज करने का हक होता है। लेकिन आरजू, आप बहुत अच्छी तरह जानती है, प्रधानमंत्री मोदी को अगले 4 साल के लिए और मैंडेट मिला हुआ है। 2019 से 2024 तक का उनको मैंडेट मिला हुआ है, और तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। और हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी है कि एक पार्टी जो दूसरी पार्टी की बड़ी एक्सट्रीम और कटु आलोचक होती है, बिल्कुल आई बॉल्स टू आई बॉल्स एक दूसरे को नहीं देखती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या बैलेट बॉक्सेस से फैसला बदलता है, सरकारें यहाँ पर तुरंत बदल दी जाती हैं। यहाँ पर तख्ता पलट नहीं होता है, यहाँ पर कमजोरी के साथ रेडियो स्टेशन और टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा नहीं होता है, जैसे नवाज शरीफ की हाल ही में गद्दी बदलने के लिए परवेज मुशर्रफ ने किया था। तो ये मानिए, ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र की खूबी है कि आप एक आम आदमी होने के बाद प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जहां देश की बात आती है, पूरा देश चाइना के मसले पर एक साथ खड़ा हुआ है। अब भले आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बड़ी बड़ी बातें करें, आप भी डब्ल्यूटीओ से बंधे हुए हैं, हम भी डब्ल्यूटीओ से बंधे हुए हैं, चाइना को कोई और सबक नहीं सिखाएगा, सरकार नहीं सबक सिखाएगी, बल्कि यहाँ की जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि उसके मन में अब ये बात आ गई है कि चाइनीज प्रोडक्ट को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से वो हथियार खरीद के हमारे लोगों की हत्या करता है। जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से पैसा लेकर हमारे यहाँ पर आतंक को एक्सपोर्ट करता है। मतलब आपकी गवर्नमेंट उसके साथ बिजनेस खत्म नहीं करेगी। आपका जो गरीब आदमी है उससे आप कहेंगे टीवी चला दो, फ्रिज बाहर फेंक दो, मोबाइल तोड़ दो। जो गवर्नमेंट है वो अपना नुकसान नहीं करेगी, आम पब्लिक का नुकसान करेगी। आप अभी भी आप गलत बोल रहे हैं। आप फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए करिए इंडियन वेबसाइट को। 425 करोड़ 4,225 करोड़ का ठेका इंडियन रेलवेज ने चाइनीज कंपनी के साथ रद्द कर दिया है। 10,000 करोड़ का ठेका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है। ऐसा ही कुछ ठेका हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने रद्द किया है। साथ ही साथ स्वदेशी चीजों को अब मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन के अंदर भेजा जाएगा। समय के साथ भारत कदम उठाएगा, या आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिएगा। और भारत की सरकार भी अगर कदम नहीं उठाती है, तो भारत की जनता जो 135 करोड़ है दुनिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा परचेसेबल कंज्यूमर मार्केट है, जिसके पास परचेज करने की पावर है, उसको अपने एहसास का पता है, उसको पता है 2 पैसे ज्यादा ले लूंगा लेकिन भारतीय सामान खरीदूंगा। और मैं तो अपने टेलीविजन चैनल पर आजू ठोक कर बोल के आया हूँ, मैंने तो अपने कपड़े भी बदल दिया। मैं सिर्फ स्वदेशी कुर्ता पजामा पहनता हूँ अपने शोज के दौरान, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक रिजॉल्व दिखाना है देश के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि अगर चाइनीज से आने वाले क्लोथ और प्रोडक्ट
अगर हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहे हैं, और खासतौर पर खतरा नहीं, अगर उससे हमारे देश को किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो हमको उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। लोग टीवी जलाएंगे आरजू, तभी सरकार इस बात का दबाव बन पाएगा सरकार पे कि हाँ, हमको चाइना से इस तरह का व्यापार नहीं करना है। पूरा व्यापार कोई देश नहीं बंद कर सकता, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे कम किया जाए, निसंदेह सरकारें इस पर विचार कर रही है, और 10 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि किन किन राज्यों ने चाइनीज कंपनी के ठेके रद्द किए। तो जो पब्लिक अपना फ्रिज और टीवी जला रही है, क्या सरकार उसको देगी दूसरा, या वो खुद ही करेंगे? आप उनको हाल पे छोड़ देंगे? सरकार ने कहा था कि आप अपना फ्रिज और टीवी जला दे। अपनी ये पब्लिक तो पाकिस्तान नहीं है जहाँ गधों को बंद कर दिया जाए, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ गधों को जेल कर दिया जाए। हिंदुस्तान का आदमी अपने डेमोक्रेसी के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना समझदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। वो जानता है प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, वो जानता है प्रोटेस्ट कैसे करनी चाहिए। आप भूल गए 1942 में कि किस तरीके से भारत के अंदर कपड़ा जलाया गया था, भारत की आजादी के लिए स्वदेशी के नाम पर किस तरह से अंग्रेजी कपड़ों को जलाया गया था। उस आंदोलन में तो आप शामिल थी। हाँ, ये बात अलग है कि पीठ में छुरा घोंपकर जिन्ना ने मजहब के आधार पर एक नए देश पाकिस्तान को मान लिया था। लेकिन हिंदुस्तान के रिजॉल्व को आप भी बहुत अच्छी तरह समझती है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंग्लैंड को यानी ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए भारत ने किस तरह से उनके सामानों को जलाया था। लेकिन मुझे ये बताइए ना सर कि जिस वक्त यही लोग, आप ही के लोग जो हैं, वो दिल्ली में जब बैठे प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग पे, तब आपका ये जोश कहाँ गया था? तब आपको याद नहीं आया कि 3 महीने वो औरतें वहां बैठी रही, 3 महीने आप लोगों ने उनको वहां बैठने दिया, सड़ने दिया, परेशान किया, आपने कहा कि निकाल देंगे लोगों को। तब आपका ये जोश कहाँ था? तब आपके ये आप कहाँ गए थे जो आप नहीं सोच सक रहे थे कि अपने ही लोगों 3 महीने वो बैठे रहे ना, 3 महीने वो बैठे रहे ना, उनमें से कई जो पाकिस्तान की विचारधारा और पाकिस्तान के मूल्यों से प्रभावित है। मैं साफ तौर पर इस बात को आपके उस पर स्वीकार करके कहता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा था, ये पीएफआई के थ्रू आईएसआई ने खड़ा किया था कि आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप के अंदर डाल दिया जाएगा। इतने महीने हो गए, कब हुई थी? दिसंबर की बात है ना। क्या एक भी नागरिक को डिटेंशन कैंप में डाला गया? क्या एक भी नागरिक के पास कोई गया कि जाइए आप अपने कागज दिखाइए? देखिए, आप लोग जिस तरह की बदमाशी भारत के अंदर करते हैं वो भारत में सबको पता है, और आम इंसान जानता है। मजहब की राजनीति आप अब भी करना चाहते हैं। मजहब के नाम पर आपने देश का बंटवारा करवाया। हिंदू मुसलमानों के नाम पर आपने जमीन का बंटवारा 1947 में करवा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान सेक्युलर देश हो गया है, उसको लगता है सेक्युलरिज्म बहुत बड़ी चीज है, और उनका सेक्युलरिज्म इस्लामाबाद से चलकर रावलपिंडी तक खत्म हो जाता है। वो इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि रावलपिंडी से वहाबी कल्चर शुरू होता है, और वो वहाबी कल्चर तालिबान पे खत्म होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के जिस प्रोविंसेस के अंदर आप देख लेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो, वहां पर आतंकवाद ही आतंकवाद है, क्योंकि आपने आतंकवादियों को वहां पर पाला था, चाहे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, चाहे रशिया को सबक सिखाने के लिए। और जो अपने घर में बबूल समझती हैं, बबूल का एक पेड़ होता है जिसमें बड़े सारे कांटे होते हैं। अगर आपने बबूल आपके अपने आंगन के अंदर बोया है, अपने खेतों के अंदर बोया है, तो आपको उससे आम तो नहीं मिल सकता, तो अब उसमें आप भी फंसे हुए हैं। तो ये आपकी कारस्तानियों का फल है, या आपके कारनामों का फल है, या आपके पास का फल है कि जो गलत कामें किए हैं आपने। अब पाकिस्तान को एहसास तो नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिद के आधार पर बना हुआ है, मजहब के आधार पर बना हुआ नेशन है। सेक्युलर अब वो रहा नहीं है, जिस सेक्युलरिज्म को आप इंटेलेक्चुअल्स के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ विकास कुमार। अभी आपने न्यूज़ नेशन के एंकर, सीनियर एंकर हैं दीपक चौरसिया और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी के बीच में डिबेट देखी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। प्रत्येक बात का जवाब दीपक चौरसिया ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और 2 बातें अच्छी लगी। एक तो जवाब अच्छे तरीके से दिया, और दूसरा कि स्पीड इतनी थी कि मान लो रेलगाड़ी से ज़्यादा। 40 मिनट की बात 20 मिनट में दीपक चौरसिया ने पूरी कर दी। यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं रोज़ाना, तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपका मन करे तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।